अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गूंज और बात हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलते हुए रिलीफ की। अब ये रिलीफ है या जस्टिस है? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये बार बार कहा जाता है, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले मामले में जब 13 रुकनी मेंबर बेंच आज सरबराही में जस्टिस काजी फायज से के जो केस सुन रहा था उसमें बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स आए हैं। और उन्होंने जैसे जस्टिस अतर बिरला साहब ने कहा कि अगर रेक्टिफाई कर ली जाए मिस्टेक्स तो ये हो सकता है कि इनको सीटें वापस दे दी जाएँ। उसके बाद जस्टिस काजी फायज इस नाराज़ थे कि मामला तो पार्लियामेंट में भी सॉर्ट हो सकता है, हर चीज़ के लिए आप सुप्रीम कोर्ट क्यों आ जाते हैं। और साथ साथ जैसे मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि वेरी 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 वैलिड पॉइंट उन्होंने कहा, आर्टिकल 51 के तहत द रियल राइट बिलोंग्स टू द वोटर, एवरीथिंग एल्स इज एन आफ्टर थॉट। और इन तमाम चीज़ों के बाद जाहिर है लग यही रहा है कि कल जब दोपहर ये समाअत होगी तो मुमकिन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई सीटें वापस मिल जाएं और 2/3 मेजॉरिटी हुकूमत ना बना पाए। लेकिन खैर दैट इज़ अनदर केस। लेकिन एक और केस में भी रिलीफ मिल गया है और वो है शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब का साइफर केस में, जहाँ पे 30 जनवरी को अबुल हस्साद जुल्करनैन साहब ने जो स्पेशल सीक्रेट एक्ट की स्पेशल कोर्ट बनाई गई थी इन अडियाला, उसका फैसला दिया था और उस फैसले को आज कालादम करार दे दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 मेंबर बेंच ने। और इस पर ज़ाहिर रिएक्शंस बहुत सारे आए हैं। खुशखबरी इसमें क्या है, लेकिन खुशखबरी हमें आज तारिफ साहब ने दी है कि महंगाई नीचे आ गई है और ऑफ कोर्स हमारा जो रिजर्व्स हैं वो बेहतर लग रहे हैं। और कल चीन का दौरा करेंगे शहबाज शरीफ साहब, 100 मेंबर्स जा रहे हैं उनके साथ, बिजनेस मेंबर्स, और वो वहाँ पे बिजनेस काउंसिल के अंदर वो भी अपनी अपनी जो है मामला को प्रेजेंट करेंगे और ये बड़ा बेहतर होगा मुल्क के लिए। उसके बाद साइफर का फैसला जब जाहिर है कि अली अमीन गंडापुर साहब को पता चला तो उन्होंने ये धमकी भी लगा दी है कि जिन्होंने इसके विटनेसेस बने, जो इस केस के खाकसार हैं, जो इसके एक केस को बनाने वाले हैं, खालिक और मालिक, उन सबको अदालतों में लेकर आएंगे और उनको सजाएं दिलवाएंगे। अब ये कितना पॉसिबल है इस मुल्क में वो एक अलग बात है। लेकिन हमूद और रहमान कमीशन रिपोर्ट सर्कुलेट कर रही है। हम आपको बता दें हमूद और रहमान कमीशन रिपोर्ट सिरे से है ही नहीं। एक कॉपी थी जो कि भुट्टो साहब के पास थी और जब उन्होंने वो हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ी थी तो उन्होंने यही कहा था कि इसको बाकी सारी कॉपीज डिस्ट्रॉय कर दी जाए और इसके ऊपर एक समराइज्ड एक इसकी कमीशन रिपोर्ट बनाई जाए और वो ही समराइज्ड वर्जन इस वक्त आपको सर्कुलेट करती हुई दिखाई दे रही है। हमूद और रहमान कमीशन रिपोर्ट इज़ अ समराइज्ड वर्जन। लेकिन सुकूत ढाका के हवाले से गद्दारी का और आर्टिकल 6 का भी बड़ी बात हो रही है। तो क्या अब हम आर्टिकल 6 के हवाले से देखेंगे कि किसी आमिर को तो ना हुआ आर्टिकल 6, लेकिन इमरान खान साहब पे लग सकता है कि नहीं, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सबसे पहले जहांगीर जतून साहब, साबिक एडवोकेट जनरल रहे हैं इस्लामाबाद के। सर बहुत शुक्रिया आपका। मैं ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से ये कि इन्होंने अपनी साख बचाई है, ये हमारे लिए खुशखबरी नहीं है। हमें तो इंसाफ मिला है, हमारे साथ तो ज़्यादती हुई है, ये अलीमा खान साहबा फरमा रही हैं। तो आपको लगता है कि सर ये ज़्यादती का अजाला है या जजेस वाकई अपनी साख बचाना चाहते हैं? मतलब ये एक ब्लेटेंट किस्म का इल्ज़ाम है। वैसे बहुत शुक्रिया सर। देखें पीटीआई की जितनी भी क़यादत है या उनके एमएनएज़ हैं, इन पे किसी का कंट्रोल नहीं होता। ये ना किसी पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद होते हैं। ये बस एक बंदा एक बयान देता है, दूसरा देता है, तीसरा जो है वो कुछ और बयान देता है। कभी सोशल मीडिया पे कहते हैं हमें चीफ जस्टिस पे एतमाद नहीं है सोशल मीडिया पे, और वैसे इन्होंने कहा था चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जो है उन पर मतलब अंताई कंटेम्पचुअस लैंग्वेज इस्तेमाल की कि जी हमें एतमाद नहीं है। तो आज उसी चीफ जस्टिस ने पीटीआई के हक़ में फ़ैसला दिया है और वो फ़ैसला उन्होंने मेरिट पे दिया है। हमने तो पहले भी कहा था कि आप के ख़िलाफ़ भी फ़ैसला है तो उसको एक्सेप्ट करें, लेकिन पीटीआई के ख़िलाफ़ अगर कोई फ़ैसला है तो वो एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते हैं जो बात हम करते हैं वो ठीक होती है। तो साइफर केस की जहाँ तक बात है तो वो आपको पता है जो भी पोलिटिकली केस मोटिवेटेड होते हैं या बनाए जाते हैं तो उनका एंड जो है सूनर और लेटर यही होता है जो इसका हुआ है। अगर आज ना होता तो 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद भी इसका अंजाम यही होना था। उसकी वजूहत सबको पता है क्या होती हैं और पॉलिटिकल लीडरों पे किस तरह केस बनाए जाते हैं। तो इसमें कोई ठीक है। रियासत अली आज़ाद साहब भी हमारे साथ मौजूद है, मैं उनसे भी यही सवाल पूछना चाहती हूँ। रियासत अली आज़ाद साहब ये फरमा दीजिएगा कि आज साख बचाई है जजेस ने, वरना उनकी 10 पुश्तें जो हैं वो याद रखती अगर उन्होंने ऐसा फैसला दिया होता। तो ज़ाहिर ये तड़ी लगाना अलीमा खान साहबा चले कह तो नहीं है, लेकिन इस हवाले से आपको पता होगा इलेक्शन ट्राइब्यूनल है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जहांगीरी साहब हेड कर रहे हैं, उसके ऊपर भी एतराज़ उठा दिए PMLN ने, और अब जस्टिस काजी फायजी साहब पे तो एतराज़ था ही। उसके बाद आपको पता है इद्दत वाले मामले में भी जस्टिस पे एतराज़ था, लेकिन कम से कम वो जज साहब ने कम से कम जो खत लिखा है जस्टिस आमिर फारूक को, उसमें कहा है कि इस फैसले को टाइम बाउंड जरूर कर दें। जरा इस पर भी अगर रोशनी डाल दें तो इद्दत वाला मामला भी क्योंकि ज़ेर बहस है।
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सना। बात ये है कि जो अलीमा खान ने स्टेटमेंट दी है, ये उनकी एक जाती राय है। वो पॉलिटिकल लोग हैं, वो जो मर्जी करें, लेकिन मेरी जाती राय में ये है कि जो फैसला आज आया है या जो भी फैसले जजेस साहबान करते हैं वो आइन और कानून और मेरिट के मुताबिक फैसले करते हैं। उन्हें कोई जरूरत नहीं होती कि मैं कोई ऐसा फैसला लूं जिससे मेरी बल्ले बल्ले हो जाए, या कोई ऐसा फैसला आ जाए जिससे के खिलाफ वो फैसला आए और वो उनको मतलब बदनाम करे या उनकी इज्जत में नौज बिल्ला तक। मैं तो ऐसा नहीं करता, बतौरी तो मंतशावत जिलो मंतशा। आप ये कि इज्जत में कमी कोई लाने की कोशिश करे, ये बातें नहीं होती। जजों ने मेरिट पे फैसले करने होते हैं और वो उन्हीं के पाबंद है। हाँ, उन्होंने पॉलिटिकली ये बात की है कि जी वो जाति का अदाला, ये जजेस का क्या काम है अदाला करना? उन्होंने फैसले करने होते। प्रोसिक्यूशन जो है, स्टेट जो है वो केसेस बनाती है, अदलिया में जाते हैं, प्रोसिक्यूशन साबित करना होता है, साबित होगा तो सजा हो जाएगी। अगर वो फेल हो जाते हैं उस एविडेंस को साबित करने में, पेश करने में, तो मुलजम बरी हो जाते हैं। हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी शख्स के खिलाफ झूठा मुकदमा बनाया जाए और वो जेल में साल, 6 महीने, 2 साल, 10 साल अगर घूमता है, तो उसके अजाले के लिए पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून नहीं। ऐसा कानून होना चाहिए कि अगर कोई झूठा केस हो और वो साबित ना कर सके तो बनाने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात है। अब देखिए, इस केस के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। मैं पहले भी एक मेरी एक जाती राय है कि प्रोसिक्यूशन जो है उसकी जिम्मेदारी है कि वो ओनर्स जो है, हमारा कानून ये कहता है ही विल प्रूव, ओनर्स ऑफ प्रूफ उसके कंधे पे जिसने केस बनाया, बर्डन ऑफ प्रूफ उसके शोल्डर पे जिसने केस बनाया है। उन्होंने बियॉन्ड दी शेडो ऑफ डाउट इस केस को साबित करना था, जो कि वो फेल हो गए। उसकी रीजन क्या कि इतना बड़ा ब्लंडर मैं कहता हूँ प्रोसिक्यूशन में, जैसे मैं कहने जा रहा हूँ कि उस शख्स को, उस प्रोसिक्यूटर को, उस प्रोसिक्यूशन को एक तोपों की सलामी देनी चाहिए कि जो साइफर जिसके ऊपर केस बनाया है, आपने एविडेंस को पेश ही नहीं किया, आपने वो एडमिट ही नहीं किया, तो क्या जज हवा में उनको सजा दे दे? ऐसा सना नहीं होता। यू हैव टू प्रूव योर केस बियॉन्ड शेडो ऑफ डाउट। आप देखें आर्टिकल 10A और जितना भी क्रिमिनल सिस्टम है, हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसके अंदर हर डाउट का बेनिफिट मुल्जम को जाता है। आपका किसी भी लॉ को स्टेच करें या इंटरप्रेट करें, उसका बेनिफिट भी मुल्जम को जाता है। हमारा एक बड़ा रिनाउंड मैक्सिम ऑफ लॉ है कि एक्यूज्ड इज द लवली चाइल्ड ऑफ अ कोर्ट, यानी कोई भी डेंट एंड डाउट है इन द केस ऑफ प्रोसिक्यूशन तो उसका बेनिफिट मुल्जम को जाएगा। और इमरान खान के इस केस में साइफर पेश ही नहीं हुआ, तो इट वाज अ ब्लंडर, इट वाज अ ग्राउंडलेस, इट वाज अ फेक एंड सर, नेशनल सिक्योरिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ये सब चीजें आप प्रोसिक्यूशन इतनी भी फारिग नहीं है, ऐसी बात न करें। बेचारे नेशनल सिक्योरिटी की वजह से मसले में है, लेकिन पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी एक बड़ा मैं आ रही हूँ आपके पास वापस आती हूँ। हसन रजा पाशा साहब ने मुझे ज्वाइन किया है क्योंकि पाकिस्तान बार काउंसिल ने आज मैं आ रही हूँ वापस आपके पास आती हूँ। पाकिस्तान बार काउंसिल ने आज ये जरूर एक मौकफ लिया है कि ये जजेस को कह देना बार बार कि ये हमें कबूल नहीं है और ये हमारे केसेस ना देखें। जी हसन रजा पाशा साहब, ये जरूरत क्यों कर पेश आई? और ये भी कि आज 3 सिटिंग MNAs हैं, वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जो जज हैं उन पर एतबार नहीं कर रहे। वो इद्दत वाले निकाह में खावर मानिका साहब को उन जस्टिस साहब से एतराज था। अब मतलब मामला है क्या ये? देखिए, बात यह है कि वो तो जस्टिस काजी फाइजा साहब की रिक्यूजल के हवाले से PTI की कोर कमेटी ने फैसला किया, उसमें हमें ऑब्जेक्शंस हैं कि एक सियासी पार्टी की कोर कमेटी ये फैसला कर रही है और विदाउट एनी रीजनिंग, जिसमें कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं है, और बस जी हमें ये नहीं पसंद और ये हमारे खिलाफ किसी भी केस में ना बैठे। हाउ इज इट पॉसिबल? आप देखिए, अगर बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर बेंच बनाना है तो वो अकेले नहीं बना सकते, सारी की वो 3 रुकनी कमेटी जो है वो बना सकती है। उनमें भी सिर्फ एक वोट का उनको राइट है, सिर्फ एक वोट का। ये नहीं है कि बतौर चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं उस कमेटी में तो चीफ जस्टिस होने के नाते जी इनके 2 वोट काउंट करें। वोट इनका एक ही काउंट होगा। तो मैं है कि जो PTI के वकला हैं उन्होंने इसको इतना वो वेटेज नहीं दिया और उन्होंने कोई ऐसा मुतालबा आज बेंच के रूप में नहीं किया कि चीफ जस्टिस का साहब को बैठना चाहिए।
नहीं बैठना चाहिए, क्यों कर देना चाहिए। ये समझते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लैंड कम्युनिटी अक्रॉस द कंट्री, हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, हम उससे और उसे हमें नजरें नहीं चुरानी चाहिए। क्यों बार बार रिक्यूजल की बात आती है? हम कौन सा ऐसा काम किया है काजी फाइज साहब ने? आज आप देखें कि पिछले अगर उठा ले पीटीआई की डिमांड्स, तो वो जस्टिस आमर फारूक साहब के खिलाफ है जी, उनको नहीं हमारे केस सुनने चाहिए, उनको वो बायस्ड है जी, वो इस तरह का है। आज क्या ये फैसला आया है, उन्होंने जस्टिस आमर फारूक साहब के बायस्ड होने के हवाले से कोई बात की है? कतई नहीं। आज वो खुश है उस पे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर तो कोई जज आपकी फेवर में फैसला कर देता तब तो वो ठीक है, और अगर वो कानून और आइन के मुताबिक अपने एंगल से देखते हुए आईनी तनाजुर में कोई फैसला करता है और वो आपके खिलाफ होता है, तो आप कहते हैं जी ये तो अच्छा नहीं है, ये हमारे केस ना सुने। तो मेरा ख्याल है ये रवायत जो है इसको डिस्करेज करना चाहिए, और इसको इसीलिए हमने पाकिस्तान बार कौंसिल ने बड़ा बोल्ड स्टैंड लिया कि हम इसको कंडेम करते हैं। जस्टिस काजी फाइज साहब एक अपराइट जज है, ऑनेस्ट है, उनकी क्रेडिबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड है, और उनको इस हवाले से उन पे प्रेशराइज करना या कोई ऐसे टैक्टिक्स इस्तेमाल करना कि वो फैसलों में आज़ादी के साथ ना करें और उनको दबाव में लाने के ये मुतरादिफ हम समझ रहे हैं। तो इसीलिए हमने ये स्टैंड लिया है। ठीक है। हजरत बादशाह साहब, मैं आपसे और भी सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि आज जाहिर है एक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाला मामला भी है, उसमें कुछ बड़े ग्लेयरिंग रिमार्क्स हैं। मैं एक मिनट जहांगीर जदून साहब को अगर इंक्लूड कर लूं। जहांगीर जदून साहब, जो बात की जैसे मंसूर अली शाह साहब ने कि एवरीथिंग एल्स इज एन आफ्टर थॉट, सबसे पहले तो अवाम के वोट और अवाम के मैंडेट की बात करनी जरूरी है, और जस्टिस आथर मुनल्ला साहब के भी कमेंट्स कुछ ऐसे ही थे। आपको लग रहा है कि 13 मेंबर बेंच विल डिसाइड इन फेवर, या आप समझते हैं कि कोई इख्तिलाफ पाया जाएगा, यूनानिमस होगा डिसीजन या नहीं? नहीं, यूनानिमस डिसीजन नहीं होगा, डिसेंट ज़रूर होगी। अब ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल है कि एक तो सब जुडिस मैटर है, तो इसमें प्रिडिक्शन करनी मुश्किल है कि क्या फैसला आएगा। लेकिन ये देखें, दो क्वेश्चन जो है वो उसका आंसर चाहिए। नंबर एक के क्या ये जो रिज़र्व सीट है ये सुन्नी इत्तेहाद या पीटीआई को मिल सकती हैं या नहीं। अगर उनको ये सुप्रीम कोर्ट कंक्लूजन में पहुंचती है कि उसको नहीं मिल सकती, तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि आया ये वाली सीटें दूसरी पार्टियों को, पीपल्स पार्टी को, पीएमएलएन को या जेयूआई को मिल सकती हैं या नहीं। तो मेरा अगर ज़ाती ओपिनियन पूछें तो मेरे ख्याल में अगर पीटीआई को ये सीटें नहीं मिलती तो दूसरी पार्टियों को नहीं मिल सकती, क्योंकि अगर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का आइन के अंदर, तो वो एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से पार्टियों को पार्लियामेंट के अंदर जो है नुमाइंदगी देता है। तो अगर आपने एक पार्टी के पास 2 डायरेक्ट सीटें हैं, तो वो अगर 7 सीटें रिजर्व ले लेगी तो वो प्रोपोर्शनेट जो है वो नहीं हो सकती, वो डिसप्रोपोर्शनेट टू देयर शेयर हो जाएंगी। तो इस तरह एक ये इंटरप्रिटेशन का मामला है कॉन्स्टिट्यूशन का कि ये फर्स्ट इंप्रेशन का केस है, क्योंकि पहला इस तरह का कोई केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंटरप्रिटेशन के लिए नहीं आया कि एक पार्टी ने जिस तरह सुन्नी इत्तेहाद, आज ये बात भी हुई है कि अगर इलेक्शन कमीशन को पता था कि सुन्नी इत्तेहाद पार्टी नहीं है, तो फिर उन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को उन्होंने क्यों एक्सेप्ट किया है सुन्नी इत्तेहाद में, जब इसका मतलब है कि कमीशन की मेलाफेडी थी कि उन्होंने कहा जी सुन्नी इत्तेहाद अगर पार्टी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, इलेक्शन नहीं लड़ा था, तो फिर उन्होंने इंडिपेंडेंट को किस तरह उन्होंने ज्वाइन किया है, फिर किस तरह पार्टी जो है ऐसी पार्टी जो एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। लेकिन उन्होंने कहा जी एज ए पोलिटिकल पार्टी जो है वो, अब उन्होंने सबसे क्वेश्चन पूछा है कि जब एमएनए का इलेक्शन लड़े हैं पीटीआई वाले, तो उन्होंने साथ एक सर्टिफिकेट दिया है कि हम पीटीआई के हैं, तो एज ए पार्टी तो ख़त्म नहीं हुई थी पीटीआई। तो ये भी इसमें क्वेश्चन है कि आया 3 दिन के अंदर अगर उन्होंने लिस्ट सबमिट नहीं की या जो सबमिट की है तो उसको इलेक्शन कमीशन ने क्यों नहीं कंसिडर किया। तो ये इंटरप्रिटेशन का मामला है, इसमें आप यूनानिमस डिसीजन तो कहना मुश्किल है, लेकिन आप देखें कोई ऐसे जज हैं जो आइन के इंटरप्रिटेशन अपने तरीके से करते हैं। वो कहते हैं ये आप आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस पर बेशुमार जजमेंट है, वो फंडामेंटल राइट है इवन सिटीजन ऑफ पाकिस्तान का कि उनको इन्फ्रेंचाइज न किया जाए किसी सूरत में भी। अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन को भी ओवर रूल किया जाता है
तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है, आईन पाकिस्तान सबसे बड़ा कानून है, दस्तूर है, उसको इंटरप्रटेशन करते वक्त हो सकता है वो किसी छोटे मोटे रूल्स को या रेगुलेशन को ओवर रूल कर दें। अब ये देखना है कि किस तरह जो है सीटें जो है, अब मेरे अपनी ज़ाती ओपिनियन में ये है कि सीटें जो है अगर सुन्नी इत्तेहाद या पीटीआई को नहीं मिलती तो दूसरी पार्टियों को तो किसी सूरत में नहीं मिल सकती। देखिए ना, आप एक पार्टी की, लेकिन फिर उनके 90 एमएनए बने तो उनकी सीटें बनी है, लेकिन वेकेंट भी तो नहीं छोड़ा जा सकती ना, वेकेंट भी नहीं हो सकती, आर्टिकल 51 जो कहता है। ये वेकेंट के भी इंटरप्रिटेशन है। अगर एक ईवान के अंदर देखें ना 10 एमएनए नहीं है तो क्या ईवान इनकम्प्लीट है? हमारे पास तो ऐसी मिसालें हैं कि कोई एमएनए बनता है, कोई एमपीए बनता है तो बाज़ का तो उसने 5-5 साल तक हलफ ही नहीं उठाया होता, तो क्या अगर क्योंकि हलफ उठाएगा तो मेंबर बनेगा, या मेंबर अगर नहीं बनता तो वो कई लोग जो है वो 5-5 साल के बाद जो है वो उस वक्त तक हलफ नहीं उठाते। वो दूसरा ईवान मुकम्मल होने का एक रिसेंट एग्जाम्पल ये है कि केपीके के अंदर जो इसका इलेक्शन था सेनेट का, वो नहीं हुआ। एक फेडरेटिंग यूनिट का इलेक्शन इनकम्प्लीट था तो इन्होंने डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन भी करा लिया, चेयरमैन सेनेट का भी करा लिया और प्रेसिडेंट का भी करा लिया। तो इस पे फिर बड़ा क्वेश्चन मार्क उठेगा कि एक फेडरेटिंग यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट ही नहीं हो रहा सेनेट के अंदर, पूरा फेडरेटिंग यूनिट, तो उसको आप हाउस किस तरह फिर आप कंप्लीट समझ के आपने चेयरमैन का इलेक्शन भी करा लिया, डिप्टी चेयरमैन का और प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन हो गया। तो अगर 2-4 एमएनए 10 एमएनए अगर ईवान में नहीं होते या वो सीटें वैकेंट रहती हैं तो क्या ईवान मुकम्मल होता है? वो तो पहले ऑलरेडी कार्रवाई चल रही है। इसमें असल इशू जो ये है कि सीटें अगर गवर्नमेंट को मिलती हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकते हैं, उनके पास मेजॉरिटी आ जाती है। अगर सीटें नहीं मिलती तो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उनकी मेजॉरिटी नहीं होती। अब गवर्नमेंट या जितने भी इसके पीछे लोग कुफ्ते कार फरमा हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह ये वाली सीटें जो है ये लेके जो इलेक्टेड पार्टीज पार्लियामेंट के अंदर है, पीपल्स पार्टी पीएमएल की कोलिशन है, उनको दे के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो रास्ता है वो हमवार किया जाए। इस द ओनली पर्पज़ ये है इन सीटों का कि उनकी सीटें पीटीआई की लेके इन पार्टियों को दे के एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए रास्ता हमवार किया जाए। और उसका फायदा ये कहा जा रहा है कि जैसे काजी फाइज ईसा को होगा, तो ये भी एक बड़ा ग्लेरिंग सा एक कॉन्ट्रास्ट है ऐसी केस। मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगी रियासत अली आजाद साहब, ये जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाला मामला है, वेकेंट भी नहीं छोड़ा जा सकता, लेकिन वेकेंट की भी अपनी एक कॉन्नोटेशन होती है। कॉन्ड्रम तो ये है ना कि फिर क्या करें, सीटें किसको दें? वापस करें पीटीआई को जो कि पार्टी नहीं थे, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन पार्लियामानी पार्टी तो तस्वर करती है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, लेकिन सियासी जमात नहीं तस्वर करती। जी, मैं बैरिस्टर साहब की सारी गुफ्तगू को सेकंड करता हूँ। इन एडिशन टू दैट मैं एक दो जुमले इस पे बोलना चाहता हूँ। देखिए सना, बात ये है कि इसमें इन्होंने क्या कानूनी कबाहत या पॉइंट जो रेज किया ऑब्जेक्शन के, जी इन्होंने वो जो विद इन टाइम रूल्स था उसके अंदर इन्होंने वो एप्लीकेशन नहीं दी थी फॉर अलॉटमेंट ऑफ सीट। मैं इसको इरेगुलरिटी समझता हूँ, इसको इलीगैलिटी नहीं समझता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बता दिया गया है कि जी जो जितना क्वांटम ऑफ सीट्स लेके आएगा उसके मुताबिक उसके हिस्से की सीटें उसको जो रिजर्व सीट्स हैं वो उनको दी जाएंगी। अब बात ये है कि क्या जो रूल्स है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन से अबव है? नो, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, सुपीरियर है। अब दूसरी बात कि अगर ये सीटें आपको नहीं पता तो आप वोट दे रहे, एक शख्स एक कैंडिडेट को वोट दे रहे, उसको पता है कि ये आजाद उम्मीदवार है, उसको ये भी पता है कि इसको कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट कर रही है, तो वो वोट देता है। आपका वोट देना बतौर शहरी, दिस इज अ लॉयल्टी टुवर्ड्स योर स्टेट। आप जिसको वोट देते हैं वो वोट किसी और को चला जाता है तो आपकी लॉयल्टी जो है उसको डाउनफॉल कर दिया जाता है, आपकी लॉयल्टी को तब्दील कर दिया जाता है, विच इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अगेंस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। दूसरी बात ये है कि उस वक्त उन्होंने अप्लाई नहीं किया, आ गए, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया। इलेक्शन कमीशन क्या सो रहा था? उन्हें नहीं पता था कि ये गलत जा रहे हैं। आपने उनको बताना कि ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, आपने उनको क्यों रिकॉग्नाइज किया उस वक्त पार्लियामेंट के प्रोसेस के अंदर जब वो ज्वाइन कर लेते 3 दिन के अंदर, फिर उसको भी आप छोड़ दें। क्या लॉ के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या रूल्स के अंदर ये प्रोवाइडेड है कि अगर पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद को ये सीटें नहीं दी जाएंगी तो कौन सा कानून है जिसके तहत बाकी जैद बकर को पार्टियों को ये सीटें बांटी जा सकती है? ऐसा नहीं हो सकता। अल्टीमेटली आपको सीट इनको देनी है। ये आपका देखें जो वो वोटर का राइट है, आप उसको उससे डिप्राइव नहीं कर सकते। ये बिल्कुल कतई तौर पे गलत है। एक शख्स
50 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करता है और वो मैक्सिमम आउटपुट लेके 50 में से 50 ले सकता है, क्या उस 50 वाले को आप 70 या 80 दे सकते हैं? एक सादी सी बात है भाई, कितनी वो सीटें दी है उसके मुताबिक उनको इससे की रिजर्व सीट्स मिल, क्या उनको उससे ज्यादा किस लॉ के तहत, किसके तहत देंगे? जैसे मैंने पेपर की मिसाल दी है, तो सना मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज्यादती और गलत है, इसको इर्रेगुलरिटी तस्लीम करना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए। इलीगैलिटी नहीं है, इर्रेगुलरिटी जो है ना उसको किसी भी टाइम दूर किया जा और सकता है। इलीगैलिटी रेक्टिफाई हो सकती है। जी ठीक है, ठीक है। हम मेरे गुफ्तगू थे, हमारे साथ मौजूद रियासत अली आज़ाद साहब, जहांगीर जदून साहब, हसन रज़ा पाशा साहब। हसन रज़ा पाशा साहब, मैं सवाल दोबारा रिपीट नहीं करूंगी, वक्त कम है, आप अब प्लीज जवाब दीजिएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ऐसी चीजें करनी चाहिए जो वो कर रही है? मैं अर्ज कर रहा था कि कुछ अरसे से फैसले आने शुरू हो गए और उसमें कुछ रिलीफ वाकई बनते भी थे और कुछ थोड़ा सा हमें अचंभा भी लगा। रियासत अली आज़ाद साहब और जहांगीर जदून हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, यकीनन इस बात की तायीद करेंगे कि जो जिस सूरत और जिस आउट ऑफ टर्न तरीके से अपील फिक्स की गई बानी पीटीआई की, ये जो साइफर वाला केस है, इस पे बहरहाल मुझे अचंभा जरूर हुआ कि आउट ऑफ टर्न फिक्सेशन करके बहुत जल्दी फैसला किया गया। अलबत्ता फैसला यही होना था और जिस वक्त ये ट्रायल जज साहब ने सजा सुनाई थी उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये सस्टेनेबल नहीं है और ये वाकई सस्टेनेबल नहीं था और आज साबित भी हो गया। बहरहाल कुछ चीजें आउट ऑफ टर्न हो रही हैं। अब बात सिर्फ इतनी है कि मैं अब ये नहीं कहता कि कुछ दबाव के कुछ और एंगल्स भी हैं और बिल्कुल इस तरह नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट जो दबाव में लाती है, जिस तरह के 6 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने अपने खत में कहा, फिर पाकिस्तान की तमाम अदलिया ने ये बात की, तमाम हाई कोर्ट्स ने बात की कि इंटरफेरेंस होती है, दबाव भी आते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में कि अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट या कोई, लेकिन दबाव के आप इतने अलग और डिफरेंट किस्म के पहले और डिफरेंट किस्म के तरीकाकार भी आ गए हैं कि उनको भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। जिसमें बड़ा जो वाइटल रोल इस वक्त प्ले कर रहा है एजेंसीज का दबाव तो 1-on-1 होता है ना, या एक जज साहब को करते हैं या कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें तो ये है कि जजेस की पूरी फैमिली की डेटे बाहर आ जाते हैं, पूरा इस तरह ट्रोलिंग की जाती है कि वो हम तो उसको भी कंडेम करते हैं कि ये भी कोई तरीका कार ठीक नहीं है कि आप जजेस का नाम ले लेके उनकी ट्रोलिंग करें, फैसलों पे बेशक तनकीद करें, लेकिन उनकी जाती जिंदगी के हवाले से बात करनी ये नामुनासिब है। तो ये भी एक दबाव का एक जरिया, एक और तरीका कार है जो कि मौजूदा जो रिजीम है, मौजूदा जो टाइम जिसमें हम रह रहे हैं, उसमें ये एक नई तरवीज हो चुकी है जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन एक और बात मैं जो पहले आप बहस हो रही थी उस हवाले से जरूर करना चाहूंगा कि 8 फरवरी को जब इलेक्शन कंप्लीट हो गए तो 2 पार्टीज पार्लिमानी पार्टीज नहीं बनी, उनमें एक पीटीआई और एक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है। दोनों में से किसी कोई भी दोनों के सिंबल पे कोई इलेक्शन कंटेस्ट नहीं हुआ। इवन जो उनके चेयरमैन उन्होंने भी उनके सिंबल पे इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन दोनों पार्टियां रजिस्टर्ड पार्टी की फहरिस्त में तो थी, लेकिन दोनों पार्टियां पार्लिमानी पार्टी नहीं थी। अब पार्लिमानी पार्टी बनी जब आजाद उम्मीदवार शामिल हुए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में। फर्ज कर ले अगर उनके शमूलियत के वक्त अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कोई पार्टी लिस्ट दी हुई होती
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अपने उम्मीदवारान की रिजर्व सीट्स पे, तो फिर क्या सूरत हाल बनती? क्या जो आजाद अरकीन है उन्होंने जो वोट कहते हैं जी कि हम पीटीआई के हैं, और क्या वो फिर अपनी लिस्ट अलग देते या उसी लिस्ट पे गुजारा करते जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने दी हुई थी? बेहतर यही था कि पीटीआई ने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट दी हुई थी, पीटीआई जमात मौजूद थी, पार्लिमानी पार्टी नहीं थी। क्या ही बेहतर होता कि बेटर सेंस प्रिवेल करती और ये सारे लोग पीटीआई में शामिल हो जाते। पीटीआई इसी तरह पार्लिमानी जमात बन जाती जिस तरह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल बनी है, तो फिर इनको ये प्रॉब्लम ना फेस करना पड़ती कि लिस्ट ऑलरेडी प्रायोरिटी लिस्ट दी हुई है और ये जितने आजाद मुअज़्ज़ज़ मेंबरान शामिल होते पीटीआई में, तो वो ऑलरेडी प्रायोरिटी लिस्ट जो दी गई थी तो उनकी रिजर्व सीट्स ठीक है, दोनों आपने नॉन बिल्कुल एक नया पार्लिमानी रुख हमें पार्टी थी। दिखाया है। मैं जहांगीर जदून साहब से अगर रिएक्शन ले लूं, जहांगीर जदून साहब, आप इस नई जो नया एक रुख उन्होंने पोर्ट्रे किया है, वो सच बात है, सही बात आपको लग रही है? नहीं, मैं अभी कौन सा ग्रुप, ये सुन्नी इत्तेहाद वाला? मुझे आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी। जी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाला कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि पार्लिमानी पार्टी थी तो उसमें सब लोग ज्वाइन हो जाते क्योंकि वो प्रायोरिटी लिस्ट दे चुकी थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने प्रायोरिटी लिस्ट नहीं दी थी, तो क्या ये अच्छा होता कि तमाम पीटीआई के बैनर के अंदर आ जाते नहीं, देखिए यहाँ पे होता? हाँ बिल्कुल, देखे ना यहाँ पे देखें इलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ा रोल है, और इलेक्शन कमीशन जो है ना, टू बी ऑनेस्ट विद यू, किसी की डायरेक्शन पे अब भी चल रहा है। अभी देखें ना, ये अभी जो इन ट्रांसफर की एप्लीकेशन दी है, आज दी है कल लग गई है, इस तरह इलेक्शन कमीशन जो है एक। आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए एंड वी विल सी यू टुमारो।